नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। हम लगातार कोरोना संकट और उसको लेकर चल रही वैज्ञानिक गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के इस विशेष अंक में भी हम बात करेंगे कोरोना संकट के दौरान आए सुपर साइक्लोन की। बताएंगे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली में स्थापित की गई अत्याधुनिक टेस्टिंग मशीन के बारे में। लेकिन सबसे पहले इस अंक की सुर्खियां। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने डॉक्टर हर्षवर्धन। अगले 3 साल तक के लिए भारत को कार्यकारी बोर्ड की सदस्यता मिली। कोरोना संकट में सुपर साइक्लोन से बढ़ी चुनौतियां। भारत मौसम विज्ञान विभाग के सटीक पूर्वानुमान के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोग। वैक्सीन निर्माण में भारतीय प्रयासों की भूमिका। ताजा स्थिति पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन से खास बातचीत। और कोरोना टेस्टिंग के लिए अत्याधुनिक मशीन स्थापित। एक दिन में 800 से ज्यादा सैंपल जांच करने में सक्षम है कोबास 6800। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत अब अहम भूमिका निभाएगा। 22 मई को WHO की बोर्ड मीटिंग में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है। इससे पहले 18 मई को हुई सालाना विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कई नीतिगत फैसले लिए गए थे, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों और सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपने पक्ष रखे। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ भारत के प्रयासों को वैश्विक सराहना मिलने के बाद अब भारत ने विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में शामिल हो गया है और भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। 22 मई को हुई बोर्ड की बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पदभार सौंपा गया। To take the chair. Thank you, Dr. Nakatani. I wish you all the best in all your future endeavors. Distinguished members of WHO, Executive Board, Director General of WHO, Excellencies, representatives of member nations, all regional directors, heads and representatives of UN agencies and partner organizations, and staff of WHO. This moment fills my heart with joy, one in which I yearn to rise in response to the warm and cordial honor which you all have bestowed upon me. आपको बता दें, तकनीकी रूप से सक्षम 34 योग्य राष्ट्र सदस्यों से बने इस बोर्ड का मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को लागू करना और काम को सुविधाजनक बनाना है। इसके अध्यक्ष का पद रोटेशन द्वारा तय किया जाता है। पदभार संभालने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरी दुनिया के कोरोना वॉरियर्स को खड़े होकर उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया। For our doctors, for our nurses, for our paramedics, for our hospital and sanitation staff, for our journalists, for our airport and security personnel, and for our army, police and paramilitary forces, and all those mothers of the COVID warriors who let their children take the risk of stepping out. We salute their dignity. इससे पहले 18 और 19 मई को WHO द्वारा वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा में किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुई इस बैठक में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सभा में भी भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत का पक्ष रखा और आगामी समय में भी भारत में और बेहतर कार्यों
तथा वैश्विक सहयोग का विश्वास दिलाया था। बंगाल की खाड़ी से उठे महाचक्रवात ने पश्चिम बंगाल के तटों पर भारी तबाही मचाई। 20 मई को आए इस चक्रवात का असर ओडिशा के तटों पर भी दिखाई दिया। आपको बता दें, विशेषज्ञ पहले ही इस मौसम में चक्रवातों को लेकर चिंता जता रहे थे, जो कोरोना संकट के समय में राहत और बचाव कार्यों में ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्या है ये चक्रवात, आइए देखते हैं। 1999 के बाद एक बार फिर भारत के तटों से सुपर साइक्लोन टकराया। चक्रवातों को दर्ज किए जाने की शुरुआत के बाद बंगाल की खाड़ी से उठे इस दूसरे भीषण समुद्री तूफान ने बांग्लादेश सहित पश्चिम बंगाल के तटों पर भारी तबाही मचाई। सीधे चक्रवात की रेंज में आने वाले पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हजारों घर, बिजली के खंभे और संचार संसाधन तबाह हो गए हैं। ओडिशा के तटों पर भी तेज हवाएं और बारिश दर्ज की गई। 4 दिन पहले बंगाल की खाड़ी में बने इस साइक्लोन की भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सटीक चेतावनी दे दी थी, जिसके चलते आपदा प्रबंधन इकाइयों ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगभग 6.5 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, और सभी डेवलप्ड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को यूटिलाइज करके अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करके इसका ऐसे सक्सेसफुल फोरकास्ट दिया। सिर्फ इसका ट्रैक ही नहीं, इसका इंटेंसिटी, इसका लैंडफॉल पॉइंट, लैंडफॉल टाइम, एसोसिएटेड वेदर यानी स्टॉर्म सर्ज, हेवी रेनफॉल और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले विंड्स। बंगाल की खाड़ी में उठा 1999 के बाद ये पहला सुपर साइक्लोन है। इससे पहले 1999 में आए सुपर साइक्लोन ने ओडिशा के तटों पर भारी तबाही मचाई थी। असल में गर्म क्षेत्रों के समुद्र में ज़्यादा गर्मी होने पर गर्म हवा तेज़ी से ऊपर उठती है और बहुत कम वायुमंडलीय दाब क्षेत्र बन जाता है। ऊपर जाकर हवा वायुमंडल की नमी के चलते बादलों का निर्माण करती है। ठंडी हवा फिर नीचे आती है और गर्म होकर ऊपर जाती है। इस तरह एक तेज रफ्तार चक्र बन जाता है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। जब ये स्थिति बड़े स्तर पर और ज़्यादा तेज़ी पकड़ लेती है तो उसे महाचक्रवात या सुपर साइक्लोन कहा जाता है। अम्फान चक्रवात का ऊपरी हिस्सा गोलाकार आकार का है और यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एनडीआरएफ टीम्स का जो रेस्पॉन्स का काम है वो तो साइक्लोन से पहले ही शुरू हो गया था, और जो प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट या एंटिसिपेटरी डिप्लॉयमेंट है वो काम 4 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। अभी एनडीआरएफ का जो कमिटमेंट है वो किसी भी एंगल से ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि जो ज़्यादा काम है अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत बड़ा काम होता है और इसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान आई इस प्राकृतिक आपदा ने आपदा प्रबंधन की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। लोगों को संक्रमण से बचाए रखते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, क्योंकि तूफान शेल्टर हाउस में भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए क्षमता से कम लोग ही रखे जा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी लौटते हैं। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिले, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं।
कम से कम 20 सेकंड तक। जितनी बार हो सके उतनी बार धोए। चौथी बात, घबराए नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, ये किसी को भी हो सकता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे जरूरी है वैक्सीन। पूरे विश्व में इस पर काम चल रहा है। भारत में भी वैज्ञानिक हर स्तर पर वैक्सीन निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन हैं। भारत के मौजूदा प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर राघवन से हम वैक्सीन निर्माण और उससे जुड़े कई तथ्यों पर बात करेंगे। प्रोफेसर राघवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या ये व्यक्तिगत रूप से हैं या वैश्विक सहयोग का एक हिस्सा हैं? आपने पूछा कि हिंदुस्तान में कितने वैक्सीन प्रयत्न कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए कोविड में, और करीबन 30 इंडस्ट्री या एकेडमिया स्टार्टअप काम कर रहे हैं इसमें। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो विदेश के प्रयत्न के साथ वो जुड़े हुए हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिनका लीडरशिप बाहर से है। दूसरे कुछ हैं जहां यहाँ के लीडरशिप है और बाहर से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और तीसरा ऐसे लोग हैं, ऐसे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो अपने आप कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों तरह के लोग हैं और वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दुनिया में 100 से ज़्यादा वैक्सीन बनाने की प्रयत्न हो रही है और उसमें तरह तरह के लोग तरह तरह के अप्रोच ले रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कौन कहाँ से आगे बढ़ेगी। सर, वैक्सीन के अलावा दवा विकसित करने और मौजूदा कुछ दवाओं को कोविड-19 के लिए इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जा रही है। क्या ये दवाएं सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने के लिए हैं या फिर एंटीवायरस की तरह भी ये काम कर सकेंगी? इसमें हमें याद रखनी चाहिए कि ये वायरस ऐसा है कि ज़्यादातर वो आगे बढ़ने के लिए और फैलने के लिए हमारे खुद के शरीर के मशीनरी को यूज़ करती है। इसके मतलब अगर आप ड्रग इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ वायरस के खिलाफ होगी लेकिन हमारे शरीर के खिलाफ भी होगी। ये अच्छा नहीं है। तो सिर्फ वायरस के खिलाफ ड्रग बनाने के लिए बहुत मुश्किल है और वायरस बहुत जल्दी फैलती है और फैलने के बाद अगर ड्रग लगाएं तो ज़्यादा फायदा नहीं होती, फैलने से पहले इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये ड्रग्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लोग नए ड्रग्स बनाने के लिए और पुराने ड्रग को देखने के लिए वो काम करते हैं या नहीं। और कुछ ये उम्मीद थी कि कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो वायरस को फैलने नहीं देंगे और कुछ और ऐसे होंगे जो फैलने के बाद रोकेंगे। तो इसमें काफ़ी कोशिश हो रही है लेकिन अब तक हालांकि कुछ लीड्स हैं वो पूरा अच्छी ड्रग नहीं आई अब तक। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर थोड़ा भी फ़ायदा मिले एक ड्रग से, उसमें धीरे धीरे लोग जैसे HIV के लिए किया, एक कॉकटेल बनाते हैं, एक मिक्स बनाते हैं ताकि एक ड्रग थोड़ा काम करे, उसके साथ दूसरा और डाले, उसके साथ तीसरा लगाए, ताकि वो पूरा जो जोड़ है, मिश्रण है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकती है। यही काफ़ी टाइम लगती है लेकिन कभी कभी बहुत बढ़िया काम में भी आ सकते हैं। सर, जैसा कि आपने भी कहा कि वैक्सीन विकसित करने में काफ़ी वक्त लग सकता है लेकिन वायरस तो तब तक मौजूद रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस वायरस के साथ जी सकें? आपने पूछा कि जब तक ड्रग या वैक्सीन आए तब तक हम वायरस के साथ कैसे रह सकते हैं। उसके लिए हमें 5 तरह के काम करने चाहिए। एक तो फेस मास्क पहननी चाहिए, जब हम बाहर जाते हैं किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे परिवार में बुजुर्ग लोग जो हैं उनके साथ जो हैं जो बीमार हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। ये सब बहुत
फेस मास्क पहन के करनी चाहिए पहली। दूसरी, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब दूर रहना चाहिए आपस में, पास नहीं आनी चाहिए। खास तौर से जिनके उम्र 60 साल से ऊपर हो, जिनके पास कोई बीमारी हो जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज वगैरह वगैरह। तीसरी, हाथ को बिल्कुल साफ रखनी चाहिए, मुंह को छूना नहीं चाहिए, जब छुएंगे हाथ साफ करके ही छूना चाहिए, पैर को साफ करना चाहिए और बाथरूम के बाद पूरा हाइजीन बढ़िया होनी चाहिए। चौथा, हमें कांटेक्ट मतलब ट्रेसिंग करनी चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव हो उनको पता करके उनको आइसोलेट करनी चाहिए और उसके लिए टेस्टिंग बहुत। ये 5 चीज अगर करें, कांटेक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग, आरोग्य सेतु ऐप और टेस्टिंग के साथ, तब हम सुरक्षित रह सकते हैं। जिनके पास वो ऐप नहीं है, मतलब स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास जो फीचर फोन है, कम्युनिटी वर्कर्स के साथ काम कर सकते हैं, तो फिर भी पूरा कांटेक्ट ट्रेसिंग मैनुअल हो या ऐप के साथ हो, उसके साथ टेस्टिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और मास्क, ये सब होनी चाहिए। सर, मौजूदा संकट के बाद इसकी और ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है कि समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा गलत जानकारियां और मिथक भी फैल रहे हैं। ऐसे में एक वैज्ञानिक के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? एक इजरायली फिलोसोफर हैं युval नोआ हरारी, उन्होंने कहा कि सब जगह भीड़ न होने के लिए मान सब लोग ने किया है, ऐसा नहीं करनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए, वो मानते हैं। इसी तरह से ये भी सही है कि जो भी आपका धर्म विश्वास हो, उससे जो आती है, लोग में कोई दिक्कत नहीं है कि साइंस को मानने के लिए। कभी कभी वैज्ञानिकों से, साधारण लोगों से, कहीं और दूसरे लोगों से ये आइडियाज आते हैं कि ये करने से बीमारी ठीक हो सकती है। ये अच्छा है ऐसे आइडियाज आने में, लेकिन विज्ञान में ऐसा है कि आइडियाज जब आते हैं उसको टेस्ट किया जाता है, और वैज्ञानिक भी ऐसे ही आइडियाज ले आते हैं, सुझाव ले आते हैं कि ये ड्रग काम कर सकती है, दूसरे ड्रग शायद नहीं करेगी। अगर वो सोचते हैं कि ये ड्रग काम करते हैं, तब वो टेस्ट करते हैं कि वो काम करती है असलियत में नहीं। अगर नहीं करती है तो बोलते हैं कि माफ कीजिए, ये तो काम नहीं करता, इसको निकाल दीजिए। तो अपना विचार जो है उसको बदलने की तैयारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमेशा होती है। वो आइडियाज तो आते हैं, लेकिन चेक करके डिसाइड करते हैं कि ये आगे ले जाना है कि नहीं। उसी तरह से हमें भी जब ऐसे न्यूज़ आती है कि ये काम कर सकती है नहीं, जो देखने में ही पता चलता है कि बिल्कुल काम नहीं करेगी, उसको निकाल दीजिए और उसमें बता दीजिए, लिखे ऐसा कहना ठीक नहीं है और खतरनाक भी हो सकती है। और जो कुछ ऐसे ही बोलते हैं और उससे कोई खतरा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जो कुछ आइडिया आते हैं जिसमें कुछ अच्छी बात हो, उसको आगे ले जानी चाहिए। तो उसमें करने से काफी आइडिया आए हैं, जैसे अस्पताल में कैसे ट्रीट करना है, मास्क पहनना है कि नहीं, ये सब चीजों में। तो बाहर किसे आइडिया आने से बदलाव आ सकती है, लेकिन जो उसको आगे ले जाना है वो टेस्ट करके ही ले जाना है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ताज़ा स्थिति की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्राउड्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पार्टीज़ हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल सोशल एक्टिविटीज़। उसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो हम एक बिटवीन ईच अदर हम 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रखें, जिससे हम अगर किसी से हमें इन्फेक्शन ना हो और हम किसी को इन्फेक्शन ना रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज बेसिकली to avoid social activities and maintain a distance of around 1 meter अगर हम किसी सोशल फंक्शन में जाते हैं। एक नया टर्म और है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का ये मतलब है कि अगर हमें किसी को हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है, क्योंकि वो ऐसी जगह से आया है जहाँ पे ये आउटब्रेक हो रहा है,
या फिर किसी पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में है जो पॉजिटिव है, अभी उनको उसको कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम ये कहते हैं कि जिससे आपको अभी इंक्यूबेशन पीरियड में आप हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन है और बाद में उसके लक्षण आए, तो उस टाइम के लिए आप घर पे रहें या ऐसी फैसिलिटी में रहें जिससे आप इन्फेक्शन और लोगों को ना स्प्रेड कर पाएँ। एंड दैट इज़ बेसिकली 14 डेज, बिकॉज इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ रफली मेनली बिटवीन 5 to 7 डेज। उसका हम डबल कर लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए तो 2 हफ्ते के लिए ये हम एडवाइस करते हैं कि आप खुद घर में रहें, लोगों से कम मिलें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, जिससे अगर बाय चांस आपको इन्फेक्शन है तो आप औरों को ये दे नहीं पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे जरूरी है टेस्टिंग। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी तेजी से संक्रमण की पहचान कर उसको फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। भारत में सैंपल टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में एक खास टेस्टिंग मशीन लगाई गई है। ये अत्याधुनिक मशीन एक दिन में 800 से ज्यादा जांच करने में सक्षम है। पेश है ये रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण को लेकर पूरे विश्व में टेस्टिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में भी ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली में एक अत्याधुनिक टेस्टिंग मशीन कोबास 6800 स्थापित की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने NCDC का दौरा किया और इस अत्याधुनिक टेस्टिंग सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र के पदाधिकारियों और वैज्ञानिकों से गहन बातचीत की और नवीन टेस्टिंग प्रणाली के बारे में जानकारी ली। आज हमने यहाँ NCDC में अभी देश के लिए एकदम नई रॉश की कोबास 6800 कोबास 6800 ये इस मशीन का नाम है, और ये फुली ऑटोमेटेड मशीन है जिसके माध्यम से हम अभी कोविड-19 के वायरस को डिटेक्ट कर रहे हैं। और एक दिन में अगर रात को मशीन को ना चलाया जाए तो सुबह से लेकर रात तक रफली 800 के करीब तो टेस्ट आराम से हो जाते हैं। एक दिन में 800 से ज्यादा जांच करने वाली इस टेस्टिंग मशीन की खास बात यह है कि ये पूरी तरह ऑटोमेटिक और रोबोटिक सिस्टम पर काम करती है। यानी इसमें वायरस को निष्क्रिय करने से लेकर RNA अलग करने और एनालिसिस तक सारा काम मशीन खुद करती है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों के एक्सपोजर का खतरा भी कम हो जाता है। कोरोना के अलावा कोबास 6800 द्वारा हेपेटाइटिस, HIV, MTB जैसे अन्य रोगों का भी पता लगाया जा सकता है। There are three, altogether right now, 3 facilities are doing this in the country. We are the third one to be added into this. But just as you mentioned, it's a high throughput machine. At a time, we can upload, say, 300 to 400 samples in one go, and then the results keep on coming. So if we take a 24-hour run, which of course the mandated breaks so that the machine doesn't get heat up, and with that we can go for nearly 1000 samples a day. We can process that. इस समय देश में 504 सरकारी लैब्स के अलावा निजी प्रयोगशालाओं में भी कोरोना टेस्टिंग की जा रही है और भारत ने रोजाना 1 लाख सैंपलों की जांच का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब तक 20 लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच की जा चुकी है। कोबास 6800 मशीन की सुविधा आ जाने से अब इन प्रयासों में और ज्यादा तेजी आएगी, जो कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में देखते हैं कोविड-19 के लिए भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा विकसित कुछ नए समाधान हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में।
21 मई को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम द्वारा विकसित अगप्पे चित्रा मैग्ना आरएनए एक्सट्रैक्शन किट का कमर्शियल लॉन्च किया गया। ये लॉन्च वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य और STIMST के इंस्टीट्यूट बॉडी अध्यक्ष डॉक्टर VK सारास्वत ने DST सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की मौजूदगी में किया। इस मौके पर संस्थान की निदेशक डॉक्टर आशा किशोर और वरिष्ठ वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। इस दौरान किट निर्माण कर रही अगप्पे डायग्नोस्टिक लिमिटेड ने कोच्चि की अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को किट की पहली बिक्री की। ये नवाचार कोविड-19 जांच को और ज़्यादा सटीक, तेज और किफ़ायती बना देगा। हाल ही में IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक सुपर हाइड्रोफोबिक एंटीवायरल कोटिंग तैयार की है, जो साधारण फेस मास्क को भी उच्च क्वालिटी रोगाणुरोधी मास्क बना देगी। शोधकर्ताओं को इस शोध के लिए कमल के पत्तों से प्रेरणा मिली, जिस पर प्राकृतिक तौर पर जलरोधी कोटिंग होती है। कमल के पत्तों पर पानी रुकता नहीं, बल्कि नीचे गिर जाता है और साथ साथ धूल मिट्टी या रोगाणुओं को भी बहा ले जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस फैलने का एक अहम कारण छींक या खांसी से निकलने वाले पानी के कण हैं, जिनके संपर्क में आकर सामान्य कपड़े से बने फेस मास्क भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में ये जल और रोगाणुरोधी कोटिंग पानी के कणों को मास्क पर टिकने नहीं देगी। इस तरह आम सस्ते फेस मास्क भी कोविड-19 संक्रमण को रोकने में ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। IIT गुवाहाटी द्वारा तैयार इस कोटिंग को भारत सरकार के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB द्वारा मंजूरी मिल गई है। Further emphasis on like how this particular technology can help to experiencing wearing the mask for long term for the common people. I'm hopeful that like we can even use the tissue paper as a face mask. Even after aqueous exposures, you will see this tissue paper is not wetting, so you can easily cover your face, and you can go and you can use it for long run. And because of the sweating, neither for like kind of humid environment can make it damp. So that is the biggest advantage. इस कोटिंग के साथ ही संस्थान के बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने मास्क और PPE किट के लिए एक सस्ती एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल स्प्रे आधारित कोटिंग भी विकसित की है। इस कोटिंग को कॉपर, सिल्वर और अन्य सक्रिय अवयवों के नैनो पार्टिकल मिलाकर तैयार किया गया है, जो कि रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये स्प्रे PPE किट पर माइक्रोबियल कंटेनमेंट के प्रवेश और जमा होने को रोककर संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। इसकी लागत को बहुत कम रखा गया है, ताकि हर जगह आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही ये एक बार इस्तेमाल होने वाली PPE किट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा और उनको डिस्पोज करने में होने वाले खतरों से भी निजात मिलेगी। IIT गुवाहाटी में ही खासकर फ्रंट लाइन वॉरियर्स की समस्या को ध्यान में रखकर 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड भी तैयार किया है। इस महामारी के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार स्ट्रैप्ड और टाइट फिटिंग फेस मास्क पहनने पड़ रहे हैं, जिनसे असुविधा के साथ साथ कानों में दर्द पैदा हो जाता है। विशेष एग्रोनॉमिकल डिज़ाइन का ये ईयर गार्ड किसी भी मास्क के स्ट्रैप्स में लगाया जा सकता है, जिससे स्ट्रैप्स का दबाव कानों पर नहीं पड़ता। इस तरह बिना दर्द या असुविधा के मास्क को घंटों तक पहने रखा जा सकता है। ये गार्ड फ्री साइज में बनाए जा रहे हैं, जो किसी भी आकार के चेहरे पर फिट आ सकते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की खबरों के इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा या आपको कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। हमारे इस विशेष अंक में आज इतना ही। नई जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।